हेलो बच्चों, तो चलो अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विद अ वेलोसिटी 0.5 इंटू अंडर रूट GR। एक स्मॉल ब्लॉक है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर से स्लाइड हो रहा है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जैसे कि फिगर में बताया गया है, एज शोन इन फिगर। ब्लॉक लीव्स द सरफेस एट पॉइंट C, कैलकुलेट द एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। मतलब ये कहा गया है कि ब्लॉक B इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में जब इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर से स्लाइड होने लगेगा तो C इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ब्लॉक उस सरफेस को C इस पॉइंट पर ये ब्लॉक उस सरफेस को छोड़कर निकल जाएगा। तो C इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये रेडियस वर्टिकल के साथ कितना एंगल करेगी, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको? जब ये ब्लॉक C इस पोजीशन पर इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को छोड़ देगा, इट लीव्स, तो उस पोजीशन पर ये रेडियस वर्टिकल के साथ कितना एंगल करेगी, ये हमको निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले यहां पर एक बात ये याद रखना कि जब ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर से घसर रहा होगा, जैसे कि लेट्स से ये कोई स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन ओवर दिस सरफेस। अब अगर इसके ऊपर एक्टिंग फोर्सेस की हम बात करेंगे तो हमको ये पता है कि एक तो इसका वेट जो है वो इसको नीचे खींचेगा, लेट्स से वेट है कुछ mg, और वेट का जो कंपोनेंट होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट कंपोनेंट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ ये एंगल अगर थीटा इतना है तो ये कंपोनेंट जो है वो होगा mg cos थीटा। एट द सेम टाइम v इतनी स्पीड की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r। नाउ ये ब्लॉक इस सरफेस को चिपक कर तब तक ही चल सकता है जब तक mg cos थीटा जो है वो mv²/r से ज्यादा हो। जैसे कि लेट ये है कुछ 15 न्यूटन और ये है कुछ 10 न्यूटन, तो ऐसे कंडीशन में mg cos थीटा mv²/r से ज्यादा होने की वजह से 15 में से 10 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचा हुआ 5 इतना फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट को सरफेस पर दबाएगा और ये सरफेस उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर प्रोवाइड करेगी, जो कितना होगा 15 - 10, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि n प्लस mv²/r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि समझिए कि इस कंडीशन में mg cos थीटा कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड अगर बढ़ती चली जाती है, राइट, तो ये स्पीड अगर बढ़ती चली गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो 10 के बजाय 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, आप लोग जानते हैं कि 15 - 10 मतलब 5 इतना था, लेकिन 15 - 11 अगर हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन होगी 4, 15 - 12 अगर ये हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन होगी 3, 15 - ये अगर 13 हो जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी 2, 15 - 14 अगर ये हो जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी 1, और 15 - 15 अगर हो जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी 0, और नॉर्मल रिएक्शन जब 0 होंगी तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस को जस्ट छोड़ना शुरू कर देगा। मतलब ये घसरता हुआ ऑब्जेक्ट इस सरफेस को कब छोड़ेगा? जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी तब। जस्ट लाइक दैट, जब ये ऑब्जेक्ट B से आगे बढ़ता हुआ C तक पहुंचेगा तो जरूर C इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही है वो 0 हो चुकी होगी, और इसीलिए C इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्लॉक ने उस सरफेस को छोड़ दिया। तो एज वी कैन से दैट ब्लॉक लीव्स एट C, नॉर्मल रिएक्शन n मस्ट बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और इसीलिए हम लिखेंगे एट C mv²/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos थीटा। नाउ mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, बिकॉज यहां पर आप जानते हैं
कि ब्लॉक का जो वेट होगा वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, और ये अगर mg है तो इसका जो कंपोनेंट इधर एक्ट होगा ये होगा mg cos थीटा, और इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। तो जब mg cos थीटा और mv स्क्वायर अपॉन r दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक विल बी अ जीरो एंड ब्लॉक लीव्स। तो देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू, अगर mg cos थीटा है तो देयरफॉर वी कैन से एट c v की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो mm हो जाएगा कैंसिल, r अगर उधर चला गया तो हमको मिलेगा vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg इनटू cos थीटा। तो इस तरह से ब्लॉक जब इस सरफेस को छोड़ देगा तब उसकी स्पीड एग्जैक्टली कितनी होगी ये हमने निकाल ली। नाउ यू नो, जब ब्लॉक यहां से नीचे स्लाइड करना शुरू करेगा तब उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। आप लोग जानते हैं कि जब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर से ब्लॉक गुजर रहा था तो स्पीड कितनी थी 0.5 इंटू अंडर रूट जी आर। अब जैसे जैसे वो नीचे 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 उतरेगा स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालनी है तो हम जानते हैं कि यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी लेनी पड़ेगी, हाफ ऑफ द m इंटू वी सी स्क्वेयर, माइनस यहां की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी लेनी पड़ेगी, हाफ ऑफ द m इंटू वी बी स्क्वेयर। और ये काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर हम इस लेवल को रेफरेंस लेवल अगर कंसीडर करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग mg इंटू आर, राइट। तो देयरफॉर b इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, और जब वो यहां पर आएगा तो वो कुल कितना नीचे आएगा विथ रिस्पेक्टिव टू दिस पॉइंट। तो आप लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हाइट कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है और ये अगर r है तो यहां से यहां तक ये जो है ये हो जाएगा r cos थीटा। मतलब यहां पर जब वो होगा तो वो यहां से r इतने डिस्टेंस पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, और जब वो यहां पर आ जाएगा तो इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव उसकी हाइट होगी r cos थीटा, इसीलिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू r cos थीटा। तो देयरफॉर वी कैन से अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, इंक्रीज इन अ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात याद रहे, हमको ये एंगल थीटा निकालना है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द m इंटू वी सी स्क्वेयर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, r इंटू जी कॉस थीटा, माइनस हाफ ऑफ द m इन ब्रैकेट वी बी की वैल्यू, मतलब जिस स्पीड से वो स्लाइड हो रहा था इनिशियली भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी थी 0.5 इंटू अंडर रूट जी आर, और इज इक्वल्स टू ये हमको लिखना पड़ेगा mgr इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि mgr को अगर आप लोगों ने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। डेफिनेटली अब यहां पर देखिए ये है mrg cos थीटा, ये है -1/2 m इंटू 0.5 इंटू अंडर रूट जी आर। लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर vb का स्क्वायर हमको करना था, इसीलिए 0.5 इंटू अंडर रूट जी आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ द mrg cos थीटा माइनस 1/2 mrg और इंटू 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25 इज इक्वल्स टू उस साइड में हमको मिलेगा mgr इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए mrg और mrg यहां पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो mrg और ये mrg इस mrg के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमको मिलेगा 1/2 cos थीटा माइनस ये हमको मिला 1/2 इंटू 0.25 इज नथिंग बट द 4, और इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब सोचिए कि ये माइनस कॉस थीटा अगर इधर लाओगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इधर आपको मिलेगा 1 और प्लस ये -1/2 इंटू 1/4 मतलब 1/8, -1/8 अगर उधर चला गया तो इधर हो जाएगा ये प्लस 1/8, राइट। अब इसको सॉल्व करो। 1/2 cos थीटा प्लस cos थीटा इज नथिंग बट द
3/2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, इधर हमको मिलेगा 8 1 जा 8 + 1 दैट इज नथिंग बट द 9/8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो, है ना, तो नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो therefore cos theta is equals to 3/4 and hence we can say that theta must be equals to cos inverse of 3/4। तो जब ये रेडियस C इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्टिकल के साथ cos इनवर्स ऑफ 3/4 इतना एंगल करेगी, तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस को छोड़ देगा, रिलीज करेगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो को आप बार बार देखें और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है इसको केयरफुली पढ़ें। तो यहाँ पर अब हम रुकेंगे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, पढ़ाई करते रहो।